तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो इक्वेशन मोशन इन प्लेन का एक अंतिम पार्ट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारे जो रोटेशनल मोशन है उसमें काम आता है। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सर्कुलर मोशन, जैसा कि नाम से ही सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ही देता हूँ, लेकिन हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? जो कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, जहाँ पर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होने के चलते। देखिए, मैं एक फिगर बनाता हूँ। ये है सर्कल और कोई बॉडी, ये आपका एक एक्सिस बना देता हूँ जिसमें पोजीशन वेक्टर है। अब कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो इसका डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। इसको अभी हटा देता हूँ, यहाँ पर आएगी तो ये इसका डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंट की तरफ होता है, एलोंग टेंजेंट। जो इसका ट्रांसलेशन मोशन होगा वो किधर होगा? टेंजेंट के एलोंग होगा। तो यहाँ पर टेंजेंट के डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन इधर है। तो हर पोजीशन पर आप देख रहे हैं जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहता है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में, जैसे वेलोसिटी है, उसमें दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। या तो मैग्नीट्यूड है चेंज हो तो अभी वेलोसिटी उसको चेंज मानते हैं, जिसके चलते उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यदि उसका डायरेक्शन चेंज हो तो अभी वेलोसिटी को चेंज समझा जाता है, माना जाता है, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने के चलते इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इस तरह से सर्कुलर पाथ पर मूविंग जो बॉडी होगी वो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो कोई भी बॉडी जब एक्सीलरेटेड मोशन करेगी, कोई भी बॉडी में जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होगा। वो क्या? कौन ऐसा चीज़ है जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। इसका यह मतलब हुआ कि इस बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। वह फोर्स कौन होगा? तो वह फोर्स किधर होगा वो तो बाद में जानेंगे, लेकिन एक फोर्स जरूर लग रहा होगा जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता होगा। तो हमारे पास एक निष्कर्ष निकल गया, जो सर्कुलर मोशन पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। उस फोर्स को कहते हैं सेंटीपेटल फोर्स, और उसके जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। इसको जानेंगे जी इसका नाम क्यों पड़ा आगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लेते हैं। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ होता है, उसको हम पहले समझते हैं। तो सर्कुलर मोशन में कुछ वेरिएबल होते हैं, उसको समझते हैं, तब आगे इस पर काम करेंगे। अब क्या है ना, सर्कुलर मोशन में कुछ वर्ड वेरिएबल्स शामिल होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब कुछ पैरामीटर, कुछ टॉपिक्स इन्वॉल्व होता है, उसको जानना जरूरी है। अब मैं एक एक करके बहुत आसानी से बताने की कोशिश करूँगा। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। अब क्या है ना, जब कोई बॉडी का पार्टिकल का सर्कुलर पाथ पर कोई पोजीशन होगा P, जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इसको कहेंगे पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। अब क्या है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट P, वो क्या होगा? थीटा होगा। एंगुलर पोजीशन हो गया, इसको एंगुलर पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगुलर पोजीशन कहेंगे। अब आगे चलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अब क्या है, कोई बॉडी थीटा पर था, अब यहाँ पर P1 पोजीशन था, ये कहाँ पहुँच गया? P2 पर पहुँच गया। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया? थोड़ा बड़ा एंगल हो गया। इसको θ2 मानेंगे, इसको θ1 मानेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अब आप देख रहे हो जो पहले एंगुलर पोजीशन था θ1, बाद में क्या हो गया? θ2। तो एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज हुआ? एंगुलर पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल,
फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। फाइनल एंगुलर पोजीशन क्या हो गया? θ2। अब पहले वाला शुरू वाला कितना था? θ1। तो ये θ2 अब माइनस θ1, इसको डेल्टा थीटा मान सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है। अब क्या है इसमें टाइम कितना लगा? टाइम इंटरवल मान लो जो यहाँ पर t1 समय पर था तो यहाँ पर t2 समय पर था। टाइम इंटरवल कितना हो गया? t2 माइनस t1, इसको डेल्टा t मान लीजिए। अब जानते हो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी क्या होता है? जो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ लिखेंगे चेंज इन एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या निकलेगा? एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा। तो चलिए अब एंगुलर वेलोसिटी को हम पढ़ लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? अभी आपको बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन को किससे डिवाइड करेंगे? चेंज इन एंगुलर पोजीशन बटा टाइम इंटरवल। चेंज इन एंगुलर पोजीशन बटा टाइम। तो इस तरह से आपको उस आ जाएगा चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन लिख देता हूँ। ये बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। क्या है ना, चेंज इन एंगुलर पोजीशन बटा टाइम, चेंज इन पोजीशन बटा टाइम बराबर क्या होता है? वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी होता है। उसी तरह चेंज इन एंगुलर पोजीशन बराबर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन बराबर क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ जितना टाइम इंटरवल में चेंज हुआ है उसे भी डिवाइड कर देते हैं टाइम इंटरवल। तो इसको कहेंगे ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? ग्रीक वर्ड है ओमेगा, तो ओमेगा एवरेज कहेंगे। यहाँ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टाइम इंटरवल है, ज़्यादा आपको टाइम इंटरवल आ गया। चेंज इन एंगुलर पोजीशन भी बड़ा है, टाइम इंटरवल भी बड़ा है। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या करना होगा? तो लिमिट लेना होगा, जैसे कि आप पहले से पढ़ चुके हो। जो लिमिटिंग टाइम है, लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा इंस्टेंटेनियस आपको हो जाएगा डेल थीटा बाई डेल टी, या लिमिट ले लीजिए, डेल टेंस टू क्या लीजिएगा? 0। तो आपको क्या हो जाएगा? ये डी थीटा बाई डी टी, इसको बोलेंगे ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या हो? एंगुलर वेलोसिटी होता है डी टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर कैसा? तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो 2-3 रिलेशन आपको आ गया, और 1-2 रिलेशन जानेंगे। ये बेसिक बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको तभी समझ में आएगा और बहुत सारा फार्मूला आपको दिमाग में सेट अप हो जाएगा। तो हम आपको बेसिक लेवल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और एनसीईआरटी की में लिखी हुई बातों को ही समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी इंजीनियरिंग और नीट लेवल की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, फंडामेंटल अभी पहले जानिए। तो चलिए अब आगे की बात क्या होगी। अब एक रिलेशन आप जानते होंगे, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो ज्योमेट्री से क्या जानते हो? यहाँ पर थीटा एंगल बनता है, ये डेल्टा टी टाइम लगा। इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? मान लीजिए इस आर की लंबाई को डेल्टा एस मान लिया, ये आर है इसका रेडियस। तो रेडियस, एंगल और आर्क में एक रिलेशन होता है। अब पढ़े होंगे थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यानी आर्क बाई रेडियस। ये आपको फार्मूला याद होगा। तो इसको यूज करके एक रिलेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो थीटा हमारा डेल थीटा हो गया, आर्क क्या हो गया? डी एस हो गया, और रेडियस क्या हो गया? आर हो गया। अब दोनों तरफ टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं। कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ टाइम लिया होगा ना। अब टाइम टेकन डेल्टा टी ले लीजिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकालता हूँ, डेल थीटा बाई डेल टी। यहाँ 1/r तो कांस्टेंट है,
तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। लिमिट ले लीजिए। अब लिमिट लेता हूँ तो क्या होगा, लिमिट डेल थीटा बाई डेल्टा टी, यहाँ 1/r, ये डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा। वैसा ही इधर भी लेते हैं, लिमिटिंग डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ये हो जाएगा आर, और ये क्या होगा, भी हो जाएगा। तो इसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा बराबर क्या हो गया, आर भी हो गया। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक और रिलेशन निकलेगा, इसको मिटा दें। तो छोटे छोटे चीज़ को पहले जान लेते हैं, तब वो फार्मूला निकालेंगे, तो उसको भी बहुत आसानी से हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। अब क्या है ना, किताबों में बहुत बड़ी बातें लिखी रहती है, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन रहता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन उसमें 2-3 ही चीज़ रहता है जिसी को एक्सपेंड किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा इक्वल टू आर भी आ गया, ओमेगा इक्वल टू आर भी। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। आर तो कांस्टेंट है, तो आर को कांस्टेंट लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, डी वी बाई डी टी ना। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ए आर आई ए। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, और आर क्या है, ए क्या है, ये है आपका लीनियर एक्सीलरेशन, और आर क्या है, रेडियस। तो एक रिलेशन ये भी आ गया सर्कुलर मोशन के लिए। अब आगे चलते हैं, जब फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ क्या, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन एंड सेंटीपेटल फोर्स, तो उसको बहुत छोटा में करेंगे और बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी में लिखी हुई बात को समझा देता हूँ आपको, और एसी वर्मा के द्वारा भी करोगे तो वो भी बहुत छोटी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथ का जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलेंगे, वो भी आसान ही है। तो चलो पहले एनसीईआरटी में जो किया हुआ है उस बातों को देखते हैं, और उस के आधार पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे सिंपल सिंपल। अभी सिंपल ही सीखो, आप ऐसा चीज़ सीख रहे हो जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात अभी नहीं कर रहे। अब चलिए, अब है एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स, यही चीज़ हम निकालने जा रहे हैं, पेटल फोर्स। अब कोई देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब कोई हम सर्कुलर पाथ बनाएंगे, किसी बॉडी का पोजीशन लेंगे 2, तो हमको एक्सीलरेशन निकालना है तो हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन निकालना है तो हमको एंगुलर एक्सीलरेशन चाहिए। तो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सीलरेशन आए, ये तो कॉमन चीज़ है। अब मान लो कोई पार्टिकल यहाँ P1 है जिसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर V1 है, और यहाँ पर गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, V2 हो गया। ये O है, इसको वेक्टर के रूप में लिखते हैं R1, इसको R2, यहाँ पर एंगल बना डेल थीटा। अब क्या है ना, R1 और R2 बराबर है, लेकिन इसको हम डायरेक्शन के साथ लिए हैं रेडियली आउटवर्ड, तो इसका नाम भी अलग रखे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए 2 अलग वेक्टर हुआ। अब क्या करते हैं, अब यदि हम इसको निकालते हैं डेल्टा आर, ये दोनों का डिफरेंस, तो ये डेल्टा आर हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, V2 और V1 से भी एक वेक्टर बनाता हूँ, तो V1 को मैं यहाँ लाया
शिफ्ट करके बिना उसका ओरिएंटेशन को चेंज किए हुए, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में है जितना लंबाई है उसी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये वेक्टर v1 ही रहेगा। इसको मैं जितना लंबाई है उसी को शिफ्ट करके यहाँ ला दिया, तो ये v2 ही रहेगा। तो v1 और v2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब एंगल भी सेम होगा। एंगल कैसे सेम होगा आपको बता देता हूँ। पहले अभी मान लीजिए एंगल सेम है, डेल थीटा है। तो देखो दो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड बराबर है, इसका दोनों ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो तीसरा साइड भी बराबर ही सिमिलर ही होगा। ये डेल्टा भी हो गया मान लो, ठीक है। अब क्या है ना, v2 माइनस v1 बराबर डेल्टा भी होगा, यहाँ r2 माइनस r1 बराबर डेल्टा r होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये हमको निकालना होगा ना। तो चलिए अब यहाँ से हम निकालते हैं, ये यहाँ पर क्या क्या रिप्लेस करेंगे जो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब है दो ट्रायंगल है, इसको उठा के दो ट्रायंगल बनाए हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल बनाए हैं। एक नाम देता हूँ ओ ए, यहाँ मान लेते हैं ए बी, और इसको नाम देता है पी क्यू आर। तो ये लिखना होगा, ए पार्टिकल क्या करता है, मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, थोड़ा सा लिख देते हैं, सर्कुलर पाथ ए टू बी where v1 एंड v2 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंट की तरफ टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो अब क्या करता हूँ, ट्रायंगल इसका नाम दे दिया ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल कौन होगा, पी क्यू आर होगा। अब ट्रायंगल सिमिलर होता है उसका करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा, तो यहाँ पर लेता हूँ r1, तो वहाँ पर ले लूँगा v1 ना। तो यहाँ पर डेल्टा r ले लिया बटा r1 ले लिया, r1 मैग्नीट्यूड में ले लिया, तो उधर क्या लूँगा, उधर डेल्टा v ले लूँगा अब बटा v1 का मैग्नीट्यूड में ले लूँगा, ये डेल्टा v ऐसा आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अब हमको दोनों तरफ क्या करना है, अब यहाँ पर डेल्टा t से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ, तो क्या आएगा, डेल्टा r बाई डेल्टा t अब बटा r, यहाँ r लिख दिया, क्या है कि r1 का मोड क्या हो गया, r1 मान लिया, अब चाहे कैपिटल R रहने दिया, ये कैपिटल R ही रहने दिया। अब क्या है, इसको लिखूँगा डेल्टा v बाई डेल्टा t, और v1 के जगह पर v लिख सकता हूँ, क्या है कि हमारा मोड v1 बराबर v2 बराबर v है, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है। अब क्या लिमिट ले लेता हूँ, तो 1/r लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको लिमिट करता हूँ तो उधर भी करूँगा, तो डेल्टा r बाई डेल्टा t ये हो गया। तो चलो 1/v रहने देता हूँ, क्या कि ये कांस्टेंट है, ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। डेल्टा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 क्या लिखूँगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखूँगा। अब हमको क्या रिलेशन मिलेगा, ऊपर का हेडिंग मिटा देता हूँ। तो चलिए हेडिंग मिटाकर इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है ना, 1/r रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो ये हो गया v, और उधर क्या हो गया 1/v रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा v क्या है, अरे इसको वेक्टर के रूप में लिखेंगे, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा हूँ,
खाली मैग्नीट्यूड रहेगा तो स्पीड बन जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा भी है हमारा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही लिया, तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी तब ना एक्सप्रेशन आएगा। तो ये डेल्टा भी बाई डेल्टा टी लूँगा, ए ठीक है, ये वेलोसिटी तो ये भी वेक्टर ही है, इसको इस तरह भी रख सकता हूँ, डेल्टा आर भी ले सकता हूँ। तो चलिए अब क्या है ना, डेल्टा भी बाई डेल्टा टी क्या हो गया, ए सी हो गया। तो हम क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हुआ, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बराबर क्या हुआ, वी स्क्वायर बाई आर हो गया। और इस तरह से आप एक्सप्रेशन निकाल दिए। तो डेल्टा आर डेल्टा वी मैग्नीट्यूड ये वेक्टर में ही रहने थे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रहने दीजिए मैग्नीट्यूड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, तो मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन के चेंज चलते होता है, तो डेल्टा भी वाला को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन समझेंगे जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ये इस तरह से हो गया। मैंने यदि हम इसमें मोड भी दे देते हैं तो मोड से कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, खाली अपने समझ लेना है। अब क्या है ना, हमारा रिलेशन आ गया। अब क्या है, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है फोर्स। फोर्स की इस फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमारा एम भी है स्क्वायर बाई आर। अब हमको चेक करना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा उसको समझते हैं, फिगर को थोड़ा सा बनाकर। एस सी वर्मा में मैथमेटिकल बताया गया, हम आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ। इसमें देखिए क्या है ना, कोई बॉडी यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी पार्टिकल है यहाँ पर, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, वेलोसिटी है यहाँ पर। अब क्या है ना, ये भी ये डेल्टा भी वन ए है, ये भी टू है। आप क्या किए हो, इधर डेल्टा भी निकाले हो, तो आप देखोगे ये टाइम इंटरवल छोटा होगा, टाइम इंटरवल छोटा होगा, तो बी वाला पार्टिकल क्या होगा, नज़दीक आते जाएगा, नज़दीक आते जाएगा। तो जितना नज़दीक आएगा एक ऐसा पोजीशन आएगा ना, ये इतना पोजीशन आएगा जैसे ये बहुत दूर में है, ये बहुत मानते हैं दोनों दूर है, तो ऐसे रहेगा। और जैसे नज़दीक आएगा तो ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला नज़दीक जाते जाएगा, नज़दीक जाते जाएगा, नज़दीक जाते जाएगा। ठीक है, और ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, V1 परपेंडिकुलर हो जाएगा डेल्टा भी, V1 परपेंडिकुलर हो जाएगा डेल्टा भी। तो डेल्टा भी किसके परपेंडिकुलर हो गया, V1 का। तो जब V1 का परपेंडिकुलर हो जाएगा तो OA क्या है, परपेंडिकुलर टू डेल्टा V1, माने OA की डायरेक्शन में हो जाएगा, उसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि डेल्टा भी का डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ है। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ। तो इसको लिखो कैसे, एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो क्या होगा, बी अप्रोचेज ए एंड डेल्टा भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू V1 10 परपेंडिकुलर 10, डेल्टा भी क्या है 10, डेल्टा भी परपेंडिकुलर टू आपका V1। तो V1 के परपेंडिकुलर क्या है, देखिए V1 ऐसे है, परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ है। दैट्स वाई रेट ऑफ चेंज जिधर होता है वेलोसिटी में उधर एक्सीलरेशन होता है। देयरफॉर AC परपेंडिकुलर टू V1, देयरफॉर AC टुवार्ड्स सेंटर, आप ऐसे लिख सकते हो। तो डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन क्या होगा, टुवार्ड्स सेंटर होगा, ये लिख दीजिए। एज बी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या हुआ था, फिर से देखिए एक बार, ये है, ये है। अब क्या है ना, मैंने इसको बनाया हूँ ऐसे V1 V2। अब क्या है ना, ये B है, ये है, टाइम जैसे ही छोटा होगा ये पार्टिकल B यहाँ आ जाएगा और डेल्टा भी बहुत नज़दीक आ जाएगा, और इतना नज़दीक आएगा तो ये परपेंडिकुलर टू V1 हो जाएगा। V1 का परपेंडिकुलर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम
एंगुलर एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं। अब कुछ जाना है जो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो क्या क्या कारण हो सकता है। सेंट्रीपेटल फोर्स, कोई भी फोर्स जब एक्सटर्नल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा तो पार्टिकल क्या होगा। यदि सेंट्रीपेटल फोर्स किसी पार्टिकल पर लगेगा सेंटर की टुवर्ड्स तो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। वह सेंट्रीपेटल फोर्स का कारण क्या हो सकता है, या तो टेंशन हो सकता है या ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, जिसके चलते अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ क्या अर्थ रिवॉल्व करता है। ग्रेविटेशनल टेंशन के चलते कोई धागे में बांधा हुआ पत्थर को हम रोटेट करा सकते, रिवॉल्व करा सकते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स जब लगता है इलेक्ट्रॉन पर तो सेंटर के अराउंड में क्या करता है, ऑर्बिट होता है। तो जितने भी सर्कुलर मोशन है कोई ना कोई कॉज ऑफ फोर्स है जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके चलते कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है। अब चलो अगले वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, ताकि ये आपको बूस्टअप हो जाए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो चैनल है रंजीत सिंह PTGM साइंस क्लासेस, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे पढ़ कर लाभ उठाइए। ये लेवल A का CBSE के में लिखी हुई बातों को मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड्स, CBSE बोर्ड को बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हैं वो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे भी कुछ बेसिक वो बेसिक नॉलेज लेकर आगे की अपनी पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं।